दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो करौली के यादव वंश से संबंधित है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये डिमांड की थी कि सर आप करौली के इतिहास के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको लगे कि ये आपके किसी काम का नहीं है तो आप यहाँ से अभी भी इस वीडियो को यहाँ वीडियो से बाहर निकल सकते हो। और मैं यही राय दूंगा, अगर आप आरएस की वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद कभी न कभी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है आरपीएससी द्वारा, आरएसएसएमबी द्वारा, जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है, वो उल्ट पुलट के क्वेश्चन डाल रही है। तो उस हिसाब से अपने लिए ये जो है कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें जो अच्छी आएगी, जैसे इनकी जो आराध्य देवी है, जो करौली के यादव वंश है उनकी, और जो इनके शासक हुए हैं उनमें से कुछ अच्छे आपके कोई काम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो करौली का राजवंश है वो स्वयं को मथुरा की जो सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। ये थे साहब चंद्रवंशीय यादव, चंद्रवंशीय यादव। और इनका जो शासन था वो राजस्थान में था, करौली, धौलपुर और भरतपुर की साइड था। और करौली के जो यादव वंश की जो स्थापना की थी, ये करौली के जो यादव वंश की स्थापना की थी वो की थी विजयपाल ने। और विजयपाल ने कब की थी? 1040 ईस्वी को जो करौली में यादव वंश की स्थापना की थी। इसने क्या किया था? बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसने बनाया था बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी। इसके अलावा विजयपाल ने एक और काम किया था। विजयपाल ने क्या किया था? विजय मंदिर नामक एक किला बनाया था। विजय मंदिर नामक किला बनाया। ठीक है, ये था साहब विजयपाल का कार्यकाल। और विजयपाल के कार्यकाल में इसने क्या किया था? 1040 ईस्वी में स्थापना की यादव वंश की, और बयाना भरतपुर में इसने राजधानी बनाई और विजय मंदिर नामक किला बनाया। उसके विजयपाल के बाद में जो शासक आता है वो आता है तिमनपाल। तिमनपाल ने कुछ नहीं किया था। तिमनपाल ने अपने नाम पर तिमनगढ़ का किला बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। यानी राजधानी बयाना भरतपुर से हटाकर इसने किस कहाँ पर ले आया? ये यानी तिमनगढ़ ले आया था, और तिमनगढ़ नामक इसने एक किला बनाया था। तो तिमनगढ़ किला बनाया और तिमनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक की बात कर लेते हैं। तिमनपाल के बाद में जो शासक आता है वो आता है कुंवरपाल। कुंवरपाल की बात कर लेते हैं। कुंवरपाल मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध होता है इसके साथ, और यहाँ पर ये मारा जाता है। और तिमनगढ़ दुर्ग है उस पर किसका कब्जा हो जाता है? गोरी का। तो इसके साथ जो युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। और ये साहब कुंवरपाल जी हैं, यहाँ पर काम आ जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है इनकी। और यहाँ पर जो शासन हो जाता है किसका हो जाता है? मोहम्मद गोरी का। चलिए कुंवरपाल जी के बाद में जो शासक आते हैं उनका नाम है अर्जुनपाल। ये अपन करौली के जो यादव वंश है उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं आज। अर्जुन पाल ने क्या किया था? 1327 ईस्वी में मुस्लिमों से वापस, यहाँ पर ये मोहम्मद गौरी ने ये मुस्लिम था, यहाँ से इसने वापस 1327 में ये किला वापस छीना। और छीनने के बाद में क्या किया? इसने पुनः यादवों का शासन नहीं वापस स्थापित किया इसने। और 1348 में इसने क्या किया था? 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर नामक एक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया था? ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे करौली का इतिहास अपने सिलेबस में हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आ सकता है कि कल्याणपुर नामक नगर बसाया था। ये कल्याणपुर नगर है, ये बाद में जाकर जो वर्तमान का अपन करौली देख रहे हैं वो है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसने कल्याणपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जाना जाता है करौली नाम से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैं बता देता हूँ कि ये जो कल्याणपुर नगर बसाया था ये भद्रावती नदी के किनारे बसाया था। तो भद्रावती नदी थी, उसके किनारे इसने बसाया था। उसके बाद में जो शासक आता है वो आता है धर्मपाल सेकंड। धर्मपाल सेकंड ने क्या किया था? 1650 ईस्वी को करौली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये कल्याणपुर नगर है, ये बाद में क्या हो गया था? करौली हो गया था, मैंने आपको बताया था। और करौली किसके शासन में हुआ था? धर्मपाल ने इसको, जो कल्याण नगर है, इसका नाम चेंज करके करौली रख दिया था और करौली को अपनी राजधानी बनाया था। बस यही था इसके शासनकाल में इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट शासक की बात करेंगे। नेक्स्ट शासक है गोपाल पाल। इन्होंने क्या किया था? करौली में मदन मोहन जी का मंदिर बनवाता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। मंदिर ये किस शैली का है, किस हिसाब से, ये कौन से संप्रदाय का है? मदन मोहन जी का मंदिर बनाया था।
इस मंदिर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये साहब है गौड़ीय संप्रदाय है राजस्थान की, ये दूसरी प्रमुख पीठ है। तो गौड़ीय संप्रदाय की ये दूसरी प्रमुख पीठ है, ठीक है, ये मंदिर। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। अपन जब करौली जब आप जिलों से पढ़ोगे करौली, उसमें इस प्रकार के इस मंदिर का उल्लेख आता है, तो आप ये मदन मोहन जी मंदिर को आप याद रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है हरबख्शपाल। हरबख्शपाल का जो शासनकाल है वो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। एक नंबर बात जो निकल कर आती है वो है 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। करौली जो अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम रियासत थी। यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करौली था वो प्रथम रियासत थी जो जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम रियासत थी जो जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इन्होंने क्या किया था साहब, भरतपुर के उत्तराधिकार मामले में दुर्जन साल की सहायता की थी और कंपनी की सरकार इससे नाराज हो गई इसकी वजह से, मगर बाद में राजीनामा हो गया और 1837 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए इनका बाद में जो शासक आता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। देखिए ये जो करौली के यादव वंश हैं, ये करौली के यादव हैं, इनकी जो आराध्य देवी थी वो थी केला माता। और इनका केला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपको सबको पता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आता है एग्जाम में। ये है करौली में। तो ये एक तो ये होगी यादव जो करौली की यदुवंशी राजवंश की ये कुलदेवी है, ठीक है, कैला माता। उसके बाद में इनकी भक्ति में थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाद में जब मैं मंदिर देवरे वो पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा। इनकी भक्ति में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और लक्खी मेला भरता है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल से नहीं पढ़ाकर आपको बेसिकली ये यहाँ पर बताया है, लक्खी मेला भरता है इनकी, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हरबख्शपाल सिंह जो 1837 ईस्वी में मर गए थे, उनकी बाद में जब अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा बढ़ गया था। इस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसके बाद में जो शासक आया था, उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है उनके मैं नाम लिखूंगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। प्रतापपाल जी आए थे। प्रतापपाल जी ने 1837 से लेकर 1848 ईस्वी तक यहाँ पर 1837 से 48 ईस्वी यहाँ तक शासन किया था। उसके बाद में आए थे नरसिंहपाल, और नरसिंहपाल जी ने 1848 से लेकर 1852 तक यहाँ पर शासन किया था, शासक बने थे। और 1852 ईस्वी में नरसिंहपाल जी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आती है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए इन्होंने क्या किया था। इन जो डलहौजी थे इन्होंने जो करौली है उसको कंपनी में विलय करने के लिए इन्होंने क्या किया था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको पत्र लिखा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको पत्र लिखा था कि आप इस करौली राज्य को इसमें शामिल कर लीजिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति इनको नहीं दी। और 1.5 वर्ष के विचार विमर्श जो लंबे पीरियड के बाद में यहाँ के जो नेक्स्ट शासक बने थे उनका नाम मैं ले लेता हूँ मदनपाल। अब मदनपाल जी की बात कर लेते हैं। मदनपाल 1854 ईस्वी से लेकर 1869 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मदनपाल ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। तो एक तो साहब यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि 1857 ईस्वी में क्रांति में इन्होंने सहायता की थी, मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी जो 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इन्होंने कोटा महाराव थे उनकी सहायतार्थ भी एक टुकड़ी उनके लिए सेना के लिए भेजी थी। तो ब्रिटिश सरकार इनसे खुश हुई थी और खुश होकर इनके बदले में उन्होंने एक उपाधि दी थी मदनपाल को। वो उपाधि मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, कभी आपके एग्जाम में आए तो मुझे ज़रूर याद करना। वो उपाधि है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, मैं लिख देता हूँ, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। ये इतनी बड़ी इनको उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, इनकी जो इनसे शासन से खुश हो गए थे और इसकी वजह से। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है इनके शासनकाल में मदनपाल के, कि इनके शासनकाल में इनके निमंत्रण पर सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो दयानंद सरस्वती आए थे
दयानंद सरस्वती इन्हीं के निमंत्रण पर सबसे पहले राजस्थान में आए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान में दयानंद सरस्वती का सबसे पहले आगमन कब हुआ था। तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, मदनपाल के शासनकाल में 1865 ईस्वी में मदनपाल के शासन का निमंत्रण पर ये दयानंद सरस्वती इनके शासनकाल में आए थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो मदनपाल के उत्तराधिकारी होते हैं, मदनपाल के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। इनके उत्तराधिकारी हुए थे लक्ष्मण पाल। मैं नाम लिख देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने लायक नहीं है इसमें, लक्ष्मण पाल। क्योंकि किसी बंधु ने मेरे को 4-5 जो हैं व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट करके बोला था कि सर आप करौली के इतिहास के यादव वंश के बारे में आप बताइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, कहीं से मैंने कलेक्शन किया है इसके बारे में। तो जय सिंह पाल, उसके बाद में आया था जय सिंह पाल, उसके बाद में आया था अर्जुन पाल सेकंड, उसके बाद में आया था अर्जुन पाल सेकंड ने, इनका कार्यकाल है अपने पास 1886 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में शासन किया था, वो किया था भंवरपाल, और भंवरपाल ने किया था 1886 से लेकर 1927 तक। ठीक है, ये शासक हुए थे, ये सभी गोद से आए हुए थे। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जो गोद पर से जो रुकावट है वो ब्रिटिश सरकार ने हटा ली थी, ये मदनपाल जी के शासनकाल में ही हटाई थी। और मैंने आपको यानी 1862 ईस्वी की बात है, उस टाइम करौली राज्य के जो शासक थे वो करौली राज्य के जितने भी शासक थे उन सबको गोद लेने की जो प्रथा थी उसमें इन्होंने छूट दे दी थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इनके बाद में जो शासक हुए थे जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी बात कर लेते हैं। उनका नाम था भोमपाल। भोमपाल का जो शासनकाल था वो था 1927 से लेकर 1940 ईस्वी तक। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और वर्ल्ड वार में इसने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ठीक है, सो इसके बारे में था। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है गणेश पाल, और गणेश पाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1940 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक शासन किया था और ये करौली के अंतिम शासक थे। तो आपको ये जरूर याद रखना, इन अंतिम शासक और जो विजयपाल थे फर्स्ट शासक, उन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ताकि आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन अगर बाई चांस जो ऑप्शन कटने वाले क्वेश्चन आते हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो और उस टाइम आपके क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस रहे। तो बाद में बात कर लेते हैं ये करौली के जो अंतिम शासक थे। उसके बाद में करौली का क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद करौली रियासत है वो बाद में मिल गई थी मत्स्य संघ में। ठीक है, जिसको हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे ABCD, वो उस टाइम यानी अलवर, भरतपुर और करौली और ये धौलपुर था, ये मत्स्य संघ में आते थे और ये मत्स्य संघ में इसका विलय हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये राजस्थान का हिस्सा बन गए और उसके बाद में करौली को किस में मिला दिया गया, सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर जो जिला है उसमें मिला दिया गया। और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से ये निकला करौली वापस 1997 को वहाँ से वापस निकल कर करौली एक स्वतंत्र जिला बन गया, यानी और वो करौली जिला बना था 32वां, राजस्थान का 32वां जिला बनने वाला करौली था और ये सवाईमाधोपुर से निकलकर बना था। ये था दोस्तों करौली के यादव वंश का राजवंश का इतिहास था, जो अपने आप को चंद्रवंशीय कृष्ण से संबंधित अपने आप को जोड़ते थे। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा मैटर कलेक्ट किया है और बहुत ही अच्छी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे जाके कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी राजस्थान में किसी और भी वंश के बारे में, इतिहास के बारे में आपको जानना है तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। और ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो था, लोगों की पसंद थी, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो जो तमाम सब्सक्राइबर हैं जो मेरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको मैं माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो के बारे में कि मैंने आपका वक्त बर्बाद नहीं किया है। अगर आपको ये पसंद नहीं भी आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबका। राम राम सा। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें।